हाय हेलो एवरीवन। सो सीडीएसएल का Q3 का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इस कंपनी का। दो मेन पर्पज है इनको इसको डिस्कस करने का। एक तो लास्ट कुछ डेज में कुछ वीक्स में अगर आप भी देखोगे तो काफी सारे लोगों ने अपना व्यू शेयर किया इस कंपनी के ऊपर एंड ऑफ कोर्स उसमें जनरलाइज किया गया इस कंपनी के आउटलुक को लेकर के। सो कॉन कॉल डिस्कस करने से हमको थोड़ा बेटर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आएगा हमारे पास कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, ओवरऑल ग्राउंड पे कैसा सेंटीमेंट है, ग्रोथ किस तरीके की है। एंड दूसरा पॉइंट, इनके जो अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, कुछ न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स लास्ट क्वार्टर से आने स्टार्ट हुए हैं, उनका कैसा ट्रेंड है। एंड मैनेजमेंट के पास में कॉस्ट लीवर्स किस तरीके के अवेलेबल है। जैसे हमने नुवामा को डिस्कस किया था, उनके मैनेजमेंट ने बताया कि अगर कल को चल के सेक्टर में ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास कुछ ऐसे कॉस्ट लीवर्स हैं जिनको हम यूज करके हमारे मार्जिन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक लेवल तक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस सेक्टर में ज्यादा प्रॉब्लम आया, सिचुएशन ज्यादा खराब हुआ इन कंपनीज के लिए, तो नुवामा के प्रॉफिटेबिलिटी पे कम इंपैक्ट पड़ने का चांस है अगर उनकी मैनेजमेंट ने अच्छे से हैंडल किया उनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। तो सेम हमको देखना है कि सीडीएसएल का कैसा ओवरऑल आउटलुक लगता है एंड उसके ऊपर हम बेटर डिसीजन ऑफ कोर्स ले पाएंगे। सो ये सारा चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर्स हमने ऑलरेडी इनके डिस्कस किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इन कंपनीज के साथ में जितनी भी कैपिटल मार्केट कंपनीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रोकिंग कंपनीज, आपके ये जो प्लेटफॉर्म ड्रिवन कंपनीज हैं, एएमसीज हैं, जो थोड़े से ज्यादा सिक्लिकल हैं। तो इनमें आप वाई वाई तो नंबर देख ही रहे हो, बट आपको जो बेटर ट्रेंड का जो आइडिया लगेगा वो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर देख करके लगेगा। अगर आप सीडीएसएल के भी नंबर्स देखोगे तो वाई वाई तो आपको दिखेगा कि 30% का रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन कंपनी के 58% है, प्रॉफिट में 22-23% का ग्रोथ है। लेकिन रियल पिक्चर हमको समझ में आएगा जब हम कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स को कंपेयर करेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 13-14% से गिरा है। आई थिंक ये लास्ट 4-5 क्वार्टर में पहला ऐसा क्वार्टर गया सीडीएसएल का जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू कंपनी का गिरा है, डिक्लाइन हुआ है, और ये भी काफी बड़ा फॉल है 13-14% का। दूसरा, ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी के जो लास्ट आई थिंक अगेन 4-5 क्वार्टर से तो कंसिस्टेंटली इंप्रूव होते जा रहे थे, इस क्वार्टर में 62% से 58% पे मार्जिन आए हैं कंपनी के। एंड सेम अगर आप पैट का नंबर देखोगे, नेट प्रॉफिट देखोगे, तो वो भी कंपनी का अराउंड 20% से गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। क्यों इंपॉर्टेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना? बिकॉज ये जो कंपनीज होती हैं इनमें जब अप साइकिल आता है, ब्रोकिंग कंपनीज में या ऐसे प्लेटफॉर्म ड्रिवन बिजनेसेस में, तो जब अप साइकिल आता है तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन जो है या फिर आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम का जो नंबर है वो हर एक क्वार्टर में इंक्रीज होता जाता है। तो कल को चल के अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर रहा है तो ये आपको वाई वाई में पहले नहीं दिखेगा, ये आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में पहले इसका इंपैक्ट दिखेगा। इसीलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रेंड जो है वो हमको थोड़ा सा ज्यादा बेटर पिक्चर देता है। वही पॉइंट है कि डेटा को आप कैसे देखते हो और उसके ऊपर आपको कोई कैसी स्टोरी बताता है, उसके उसके अगेन पूरा ओवरऑल व्यू बनता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों चीजें देखें, पूरी स्टोरी को समझें एंड उसके बाद में अपना डिसीजन ले। नंबर्स डिस्कस कर लिए, अब देखते हैं कि मैनेजमेंट का कैसा कमेंट्री है कॉन कॉल के अंदर। तो पहले तो कैपिटल इंडिया की कैपिटल मार्केट को लेकर के इनका कहना है कि लास्ट 9 मंथ्स की जो परफॉर्मेंस है इंडिया की इक्विटी मार्केट का, वर्ल्ड की जो टॉप 15 मार्केट्स है, इंडियन मार्केट, इंडिया की इक्विटी मार्केट उनमें से थर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। सेकंड थिंग, मैनेजमेंट कह रहा है कि लास्ट 9 मंथ्स में एवरेज डेली टर्नओवर अगर आप देखोगे तो 64% से ग्रो हुआ है। बिकॉज Q1 हो, Q2 हो, Q3 का भी जो बहुत बड़ा पार्ट आई थिंक नवंबर तक एटलीस्ट मार्केट में काफी अच्छी रैली रही है। ट्रांजेक्शन इनकम इंक्रीज हुआ है, डेली टर्नओवर बढ़ा है, डीमैट अकाउंट के नंबर इंक्रीज हुए हैं बहुत बड़े लेवल से। तो उसका इंपैक्ट हमको देखने को मिला है। लेकिन मैनेजमेंट साथ में क्या कह रहा है कि रिसेंटली जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से प्लस कुछ और अदर फैक्टर्स की वजह से जो सेंटीमेंट है उसको जरूर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा है। टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट अगर हम इंडिया का देखें तो 18.5 करोड़ का नंबर ये क्रॉस कर चुका है। अभी तक तो आई थिंक ये 19 करोड़ क्रॉस कर चुका है। एंड इसमें 79% जो मार्केट शेयर है वो सीडीएसएल का है। लास्ट ईयर दिसंबर 2023 के एंड तक सीडीएसएल के पास में 10.47 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे, और अभी थर्ड क्वार्टर के एंड पे कंपनी के पास में टोटल 14.65 करोड़ डीमैट अकाउंट है। मोटा मोटा 40% का ग्रोथ है कंपनी के टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट में। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में Q3 में 92 लाख न्यू डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं सीडीएसएल के पास में। लेकिन इसमें एक और डेटा समझना जरूरी है कि Q2 का जो नंबर था, सेकंड क्वार्टर का जो नंबर था, उसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे सीडीएसएल के पास में। तो अगेन अगर मैं वाई वाई देखूंगा तो मुझे बहुत बड़ा ग्रोथ दिखेगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने पे मुझे ये समझ में आएगा कि ग्रोथ रेट जो है वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है कंपनी के लिए। देन इनका ट्रांजैक्शन चार्जेस, मार्केट में स्लो डाउन, ये सारी चीजें इंपैक्ट हुई है। इसमें कंपनी का कहना है कि आपका जो मार्केट में स्लो डाउन दिख रहा है, जो ट्रांजैक्शन चार्जेस इंपैक्ट हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं? बिकॉज एक तो जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है,
दूसरा, रेगुलेटरी चेंजेस भी हुए हैं इस ड्यूरेशन में, जो 20 नवंबर से जो आपका F&O का रेगुलेशन चेंज हुआ, उसने भी सेंटीमेंट को हिट किया। प्लस जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से आपका जो टैरिफ के जो लेकर के जो अनसर्टेनिटी बनी है, उसकी वजह से मार्केट में एकदम से हमने काफी बड़ा फॉल देखा है, करेक्शन देखा है, एंड उसकी वजह से ये स्लो डाउन आया है। कंपनी कह रही है कि अगर आप नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट भी देखोगे, तो सितंबर में जब बुल रैली थी, बुल मार्केट था, तो एक मंथ में 40 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे हमारे पास। आज अगर आप रिसेंटली इस मंथ का देखोगे, तो एक मंथ में 30 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुआ है। तो मोटा मोटा 25% का फॉल आ गया सिर्फ 3 महीने के अंदर। तो यहीं से हमको समझ में आ रहा है कि ग्रोथ रेट कितना घट रहा है। अगेन मैं अगर वाई वाई नंबर देखूंगा तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, कोई रेलेवेंस नहीं है उसका। सो क्वार्टरली ट्रेंड देखना मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 25% आपका फॉल आया न्यू डीमैट अकाउंट्स के अंदर। मैनेजमेंट कह रहा है कि ये बिल्कुल लॉजिकल चीज है कि बुल मार्केट में एक इन्वेस्टर की जो ट्रांजैक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती है बियर मार्केट में, अगर आप बुल मार्केट से उसको कंपेयर करोगे। बिकॉज ये जनरली हम देखते हैं किसी भी इन्वेस्टर के साथ में, अगर मार्केट लगातार करेक्ट हो रहा है, चीजें इस तरीके से हो रही है, सो वहां पे एक डर का माहौल होता है, एक फियर फैक्टर आ जाता है वहां पे, एंड इन्वेस्टर जो है वो रेजिस्ट करते हैं। न्यू डीमैट अकाउंट ओपन होना भी काफी कम हो जाता है, एसआईपीज के नंबर कम हो जाते हैं, बहुत सारे मल्टीपल चीजें होती है। और कंपनी कह रही है कि उसी से हमारे ट्रांजेक्शन इनकम वाला जो पार्ट है, उस पर इंपैक्ट पड़ा है। अगर आपको याद होगा तो हमने Q2 के कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था CDSL का, कि इनका जो ट्रांजैक्शन इनकम वाला जो सेगमेंट है, वो उस टाइम पे 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था कंपनी के टोटल रेवेन्यू में, जो कि जनरली 25-30-35% की रेंज में कंट्रीब्यूट करता है। एंड हमने उस टाइम पे भी ये डिस्कस किया था कि जब इनका ये ट्रांजैक्शन इनकम वाला जो सेगमेंट है, इसका रेवेन्यू गिरने लग जाए, तो कंपनी के टोटल रेवेन्यू पे इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो सकता है। वो कोई प्रिडिक्शन नहीं था, बट वो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था। अगर वो नंबर वहां से और ग्रो करता रहता, तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू और ग्रो करता रहता, बिकॉज ट्रांजैक्शन इनकम जो है वो CDSL का सबसे सिक्लिकल पार्ट है उनके टोटल रेवेन्यू का। सो वो इस क्वार्टर में हमने रिजल्ट में डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शन इनकम का जो ग्रोथ है वो घट गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुआ है, एंड उसी का इंपैक्ट कंपनी के टोटल रेवेन्यू पे भी पड़ा है। देन इन्होंने अभी रिसेंटली 1 अक्टूबर या सितंबर में इन्होंने जो इनके डिपॉजिटरी चार्जेस जो हैं वो इन्होंने कट किए, टैरिफ रेट्स थोड़े से कट किए, तो उसका भी मे भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि ऐसा कोई डेटा नहीं है हमारे पास कि उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट पे या रेवेन्यू पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा हो। वो हमने जस्ट लॉन्ग टर्म बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए किया है। देन इनका मैनेजमेंट का कहना है कि अब ये सारे इंपैक्ट जरूर हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स थोड़े बहुत कम हुए हैं, लेकिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर वो कंटिन्यू रहेगा। मैनेजमेंट कह रहा है कि ये जो मॉडल है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की तरह आपको इसको ट्रीट करना चाहिए। सो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर ग्रोथ की तरफ, कि कल को जब नए नए से नए पार्टिसिपेंट्स आएंगे और ज्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे मार्केट में, तो उनको केटर करने के लिए, उनको सर्विस देने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म रेडी होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए। सो उसको लेकर के हमारा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगा। तो कंपनी कह रही है कि मे बी शॉर्ट टर्म में बिजनेस थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो सकता है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इंपैक्ट हो जाए, रेवेन्यू पे शॉर्ट टर्म में क्वार्टरली में थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ जाए, लेकिन हम बिजनेस के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा इन सारी चीजों के ऊपर। देन इसके बाद कंपनी का कहना है कि वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप देखोगे कोविड के पहले, कोविड के टाइम पे एंड कोविड के बाद जो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स हैं, उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आया, मल्टीपल ग्रोथ आया, आई थिंक 4 टाइम 5 टाइम ग्रोथ आया है। लेकिन उसके बाद भी CDSL का जो प्लेटफॉर्म है, उसने इतने सारे बड़े वॉल्यूम को काफी अच्छे से हैंडल किया। तो मैनेजमेंट कह रही है कि क्यों हम हैंडल कर पाए, बिकॉज हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट रहा फ्यूचर के ऊपर, कि कल को बड़े पार्टिसिपेशन आएंगे तो हमारा वो प्लेटफॉर्म रेडी रहना चाहिए। सो कंपनी की वही पॉइंट कह रही है कि इनका अगर आप एक्चुअली मार्केट शेयर भी देखोगे CDSL का, अभी तो ये 80% है, लेकिन आई थिंक 4-5 ईयर्स पहले एक डेटा था जहां पे CDSL का मार्केट शेयर NSDL से भी कम था। आई थिंक NSDL का 50-51% के आसपास मार्केट शेयर था, लेकिन लास्ट 5-6 ईयर्स के अंदर CDSL ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन किया। अभी तो ऑलमोस्ट 80% का मार्केट शेयर कंपनी ऑपरेट करती है। तो कोविड के बाद ये बहुत बड़ा ग्रोथ आया कंपनी के मार्केट शेयर में। उसी को देखते हुए मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर भी। देन इनका रेवेन्यू का एक और पार्ट होता है फोलियो से जो इनको इनकम आता है, इश्योर इनकम। देन IPO और कॉर्पोरेट एक्शन से भी कंपनी को इनकम आता है। सो इन सारे पार्ट पे भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा है। कंपनी कह रही है कि फोलियो वाला जो इनकम है वो भी अगेन दो तरीके से इंपैक्ट होता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। एक होता है जब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ज्यादा फोलियो लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स हैं, कल को वो किसी 6 या 7 स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करता है, तो उसका फोलियो इंक्रीज हो गया।
और उसका फोलियो इंक्रीज हुआ तो जिस भी कंपनी का उसने स्टॉक लिया है वो कंपनी हमको पे करेगी। जैसे रिलायंस का स्टॉक लिया तो रिलायंस हमको पे करेगा, तो वहां से एक ग्रोथ आता है फोलियो इनकम में। दूसरा, जब नया इन्वेस्टर आता है मार्केट में, तो जब नया इन्वेस्टर आता है अगेन वो भी किसी ना किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, या फिर अगर वो आईपीओ के थ्रू आया, उसने किसी आईपीओ में इन्वेस्ट किया है और उसको अलॉटमेंट हुआ है उस आईपीओ का, तो वो भी हमारे लिए एक इश्योर इनकम का पार्ट बन जाता है। आईपीओ और कॉर्पोरेट एक्शन से कैसे रेवेन्यू आता है, तो जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है, सीडीएसएल को फी पे करती है, देन नेक्स्ट ईयर से वो जो रिकरिंग रेवेन्यू है इश्योर इनकम वाला, वो सीडीएसएल को पे करता है। कॉर्पोरेट एक्शन से कैसे रेवेन्यू आता है, जब भी कोई कंपनी अपना स्प्लिट इशू करती है, बोनस इशू करती है, आपका मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, ये सारी चीजें जब होती है तो कॉर्पोरेट कंपनी को, सीडीएसएल को फी पे करता है। अब अगर आप लॉजिक लगाओ तो ये सारी चीजें कब होती हैं, जब मार्केट में बुल रैली होती है। आई थिंक अगर आप देखोगे लास्ट 2 मंथ्स में हार्डली कोई बड़ा आईपीओ आया, और यही हम दिसंबर तक देखते थे कि हर एक वीक में 3-4 कंपनीज का बड़ा बड़ा आईपीओ आ रहा था। तो ये सारा जो है ये मार्केट ड्रिवन एक्टिविटी होता है। वही कंपनी कह रही है कि जब ओवरऑल मार्केट में इस तरीके की सेंटीमेंट है तो उसका इंपैक्ट हर एक जगह पे पड़ता है, आईपीओ वाले पार्ट पे भी पड़ता है, कॉर्पोरेट एक्शन पे भी पड़ता है, और वही हमको देखने को मिला है कि इनकी इनकम में भी जो इनसे भी जो रेवेन्यू आता है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला है हमको। और ये कब आगे चल के इंप्रूव होगा ये प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब कल को चल के कब मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जाता है, और इन्वेस्टर को कब कन्विक्शन आता है कि हाँ मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, जो न्यू इन्वेस्टर है वो कब कंफर्टेबल फील करता है कि मैं दोबारा से मतलब अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकता हूँ, एसआईपी का नंबर हो सकता है, कंपनीज आईपीओ लेके आ सकती हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसको प्रिडिक्ट करना कि चीजें कब से ग्रोथ करना स्टार्ट करेगी ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देन एनएसडीएल के अगेंस्ट में कैसे अपना कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप कंपनी ने मैनेज किया है, कॉम्पिटिटिव एज इन्होंने मैनेज किया है। सो इस पे इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा कभी भी फोकस नहीं रहा है कि अपने कॉम्पिटिटर को हमको कैसे बीट करना है या उनसे ज्यादा मार्केट शेयर गेन करना है। हमारा फोकस इस चीज के ऊपर रहता है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, वो कैसे ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम हैंडल कर सकती है। कल को चल के अगर सडनली बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास, तब भी हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो फेल नहीं होना चाहिए। तो उस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर हमारा फोकस रहता है। इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट अगर आप देखोगे तो अभी भी बहुत अंडर पेनिट्रेशन है। हार्डली 7% लोग जो हैं वो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो अभी स्कोप बहुत बड़ा है। हमारा फोकस उस चीज के ऊपर है, कॉम्पिटिटिव वाले पार्ट पे कंपनी का कोई फोकस नहीं है। देन इन्होंने जो प्राइसिंग में रिडक्शन किया है, सो कंपनी कह रही है कि जब भी हमको डिपॉजिटरी चार्जेस रिड्यूस करने होते हैं, या अगर कल को चल के अगर हमको इंक्रीज भी करना होगा, तो ऑफकोर्स उसके लिए पहले हमको सेबी से अप्रूवल लेना होता है, वो मैंडेटरी होता है। देन इसके बाद अनलिस्टेड कंपनी से भी जो इनको लास्ट क्वार्टर में इनकम आना स्टार्ट हुआ था वो कंटिन्यू है। इस क्वार्टर में 7.47 करोड़, लगभग 7.5 करोड़ का रेवेन्यू आया इनको अनलिस्टेड कंपनी से। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो फोकस है आज के टाइम पे वो है कि प्राइवेट कंपनीज को भी डीमैट के वर्ल्ड में लेके आया जाए। सो उन्होंने क्या किया है कि प्राइवेट कंपनी के लिए जिस कंपनी का रेवेन्यू 40 करोड़ के आसपास 40 करोड़ है और जिसका शेयर कैपिटल 4 करोड़ है, वो कंपनी अगर कैपिटल रेज के लिए जाती है या ट्रांसफर ऑफ कैपिटल करती है, तो उनके लिए अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज कराना मैंडेटरी हो गया। ये गवर्नमेंट ने किया है। तो इससे सीडीएसएल को लास्ट क्वार्टर से रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ। इस क्वार्टर में भी 7.5 करोड़ का रेवेन्यू आया है। सो ये एक कंसिस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम कंपनी का एटलीस्ट लास्ट 2 क्वार्टर से तो बन गया, और फ्यूचर में स्कोप इसका भी काफी बढ़ गया है। देन इसके बाद इनका आईटी कॉस्ट के साथ में एम्प्लॉय कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि अगेन आपको ये समझना जरूरी है कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की तरह ऑपरेट करते हैं। जैसे एक रोड बनाने वाली कंपनी है, तो आज वो ये नहीं देखती कि इस रोड पे कितने लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। उसका फोकस ये होता है कि मुझे इस रोड को इस तरीके से बनाना है कि कल जब बहुत सारे व्हीकल्स, बहुत सारी गाड़ियां लोग या बहुत सारे लोग इस रोड से ट्रेवल करेंगे, सो उस वॉल्यूम को ये जो रोड है वो ऑपरेट कर पाए, वो केपेबल होना चाहिए उस लेवल पे। सो सेम हमारा फोकस होता है हमारे टेक्नोलॉजी पार्ट पे। कंपनी कह रही है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, उसको मैनेज करने के लिए राइट स्किल सेट भी चाहिए। तो आईटी और एम्प्लॉय ये दोनों मेन क्रिटिकल कॉस्ट है हमारे टोटल बिजनेस का, और इन पे इन्वेस्टमेंट हमारा कंटिन्यू रहेगा इररिस्पेक्टिव कि बिजनेस का मोमेंटम कैसा चल रहा है, या ट्रेडिंग वॉल्यूम कैसा चल रहा है, या रेवेन्यू कैसा आ रहा है। ये एक तरीके का फिक्स कॉस्ट है जो मतलब सेंटीमेंट कैसा भी रहे, बिजनेस का मोमेंटम कैसा भी रहे, हमारे लिए ये कंटिन्यू रहेगा। सेम आप देखोगे एमसीएक्स के साथ में भी हुआ था। उस कंपनी को तो बीच में लॉस भी में भी चली गई थी वो कंपनी, बिकॉज इनके लिए क्या है, जब इनका रेवेन्यू सपोज 100 रुपीज आ रहा है और इनका फिक्स कॉस्ट है, ये आईटी कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये इनके लिए फिक्स कॉस्ट है। 100 रुपीज के ऊपर अगर आप 50 रुपीज एक्सपेंड कर रहे हो अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर, और रेवेन्यू आपका 100 से नीचे होकर 70 हो गया है,
तो ये 50 कम नहीं होगा, ये 50-50 का ही रहेगा या फिर 50 से भी और बढ़ जाएगा, तो ऑफकोर्स आपके मार्जिन और प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। सो वही पार्ट कंपनी कह रही है कि मे बी शॉर्ट टर्म में हमको प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट लेना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए हम ये इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। देन इसके बाद मैनेज अब एक चीज आप अगर देखोगे इस पूरे कैपिटल मार्केट के अंदर, तो चाहे ब्रोकर हो या आपका एएमसीज हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज, या आपके एक्सचेंज हो, इवन गवर्नमेंट भी, किसी ने भी जो प्राइसेस है या जो चार्जेस है उसको कट नहीं किया है। इनफैक्ट चार्जेस इंक्रीज हुए हैं। हमने ब्रोकर से देखा है, ब्रोकर्स ने चार्जेस इंक्रीज किए हैं, या फिर आपका जो गवर्नमेंट है उन्होंने आपका कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज किया है, एसटीटी के चार्जेस बढ़े हैं। लेकिन तो सीडीएसएल के पास कोई ऐसा पीयर प्रेशर नहीं था, कोई कॉम्पिटिटिव प्रेशर नहीं था कि इनको टैरिफ जो है अपना डिपॉजिटरी का वो कम करना पड़े। स्टिल उसके बाद भी मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया। सो मैनेजमेंट का कहना है कि ये हमने मतलब कोई पीयर प्रेशर की वजह से नहीं लिया है, एंड इससे हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल है हमारे बिजनेस में, एंड हमने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए लिया है कि ये जो पेनिट्रेशन आज इंडिया की सिक्योरिटी मार्केट में सिर्फ 7% है, हमको इसको 15%, 20%, 25%, 30% तक लेकर के जाना है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो इंडिया के अंदर, तो उसीलिए हमने ये टैरिफ कट लिया, और अभी हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इसको वापस से इंक्रीज करने जाए जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा बहुत ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो घट गया है। अब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जितने भी इन्वेस्टर से मैंने इंटरेक्ट किया है, पर्सनली मैंने कभी भी किसी इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी चार्जेस को लेकर के इतना ज्यादा कंसर्न नहीं देखा है। ऑफ कोर्स ब्रोकिंग चार्जेस उनका कितना है इसके लिए इन्वेस्टर कंसर्न रहता है, उनका एसटीटी कितना जाता है ये उनको थोड़ा सा वरी करता है, और आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये सारी चीजों को लेकर जरूर इन्वेस्टर कंसर्न रहता है। मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स की नहीं। तो उनको लेकर के जरूर इन्वेस्टर कंसर्न में होता है, लेकिन डिपॉजिटरी चार्जेस को लेकर के पर्टिकुलरली मैंने किसी इन्वेस्टर को इतना ज्यादा डिस्कशन करते हुए, इतना ज्यादा सोचते हुए नहीं देखा है। वो एक पार्ट है, इतना ज्यादा कोई फोकस करता भी नहीं है उसके ऊपर। स्टिल मैनेजमेंट का मानना है कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी लेके आएगा बिजनेस में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करने में हेल्प करेगा। सो उसको लेकर के इन्होंने ये डिसीजन लिया है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ही ली है। ऑफकोर्स इश्यूअर केवाईसी इनकम जो है इनका, जो एक सब्सिडरी है सीडीएसएल की, सीवीएल केआरए, तो उनका भी अगर आप ऑनलाइन डेटा चार्जेस वाला जो इनकम देखोगे उस पर भी इंपैक्ट पड़ा है। तो उस पर क्यों इंपैक्ट पड़ा है, किस वाले पार्ट पे इंपैक्ट पड़ा है? तो सबसे पहले इनका वो जो सीवीएल केआरए का बिजनेस है उसका रेवेन्यू कहां से आता है? तो जब भी नए डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं तो आपका जो ब्रोकर है वो सीवीएल केआरए के पास में आपका केवाईसी डेटा फेच करता है, वहां से उसको फी पे करता है वो ब्रोकर सीवीएल केआरए को। दूसरा, अगर आपका कोई इन्वेस्टर जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, न्यू एसआईपी स्टार्ट कर रहा है, अगेन उसका भी केवाईसी का डेटा फेच होता है, तो वो जो एएमसी है वो भी सीवीएल केआरए को फी पे करती है। एंड अगेन ये सारी चीजें कब होती है? जब बुल रैली होती है, बिकॉज जब बुल रैली होगी तब आप देखते हो कि आपके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वो भी सब डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, सबका इंटरेस्ट आता है मार्केट में, मार्केट को देख करके। कई लोग जो है वो न्यू एसआईपी स्टार्ट करते हैं। जो एएमसी कंपनीज है वो एनएफओ पे एनएफओ लॉन्च करती है। अभी आप देखोगे तो एनएफओ भी आने बंद हो गए बिल्कुल। तो जितने ज्यादा एनएफओ आएंगे, जितना ज्यादा आईपीओ आएगा, उतना ज्यादा इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। सो मैनेजमेंट कह रही है कि ये कोई एक या दो चीज पे डिपेंड नहीं करता है, ये सारे चीजें इंटरलिंक है। अगर आईपीओ नहीं आएगा तो न्यू इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, और ये दोनों चीजें कम हुई तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो है उसका भी पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा एसआईपी वगैरह को लेकर के। तो सारी चीजें इंटरलिंक है, एंड उसकी वजह से ये ऑनलाइन डेटा चार्जेस वाला जो हमारा इनकम है उस पर भी इंपैक्ट पड़ा है। अब अगेन ये कब इंप्रूव होगा इसको प्रिडिक्ट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देन इसके बाद कंपनी का कहना है कि कंपटीशन लैंडस्केप को लेकर के जो एनएसडीएल है उसका अभी रिसेंटली एमडी एंड सीईओ चेंज हुआ है। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि अगेन उस पर हमारा कोई फोकस नहीं है, हमारा टारगेट यही है कि 7% जो पेनिट्रेशन है इसको कैसे इंक्रीज किया जाए, एंड इसमें हम दोनों प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप है ग्रोथ का, तो उसको टैप करने के ऊपर हमारा फोकस है। एक आप और लास्ट चीज अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ आईपीओ जो है थर्ड क्वार्टर में सेकंड क्वार्टर के कंपैरिजन में ज्यादा था, लेकिन स्टिल उसके बाद भी जो आईपीओ से रेवेन्यू आया कंपनी को वो Q2 में ज्यादा आया कंपेयर टू Q3। तो उसका रीजन मेनली मैनेजमेंट ने दिया है ये कि ये एक्चुअली नंबर ऑफ आईपीओ पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि आईपीओ में एप्लीकेशन कितना हुआ है और उस आईपीओ का अलॉटमेंट कैसा रहा है।
सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर एक पर्टिकुलर क्वार्टर में 2 या 3 आईपीओ आते हैं, लेकिन उस आईपीओ में एप्लीकेशंस काफी अच्छे होते हैं, उस आईपीओ का अलॉटमेंट भी काफी अच्छा होता है, तो हमारा रेवेन्यू ज्यादा आएगा कंपेयर टू एक ऐसा क्वार्टर जिसमें मे बी 10 या 20 आईपीओ आए हो, लेकिन उसमें एप्लीकेशंस अच्छी नहीं रही हो या अलॉटमेंट अच्छा ना रहा हो। तो ये बिल्कुल ऐसा नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, एप्लीकेशंस कितना आता है, अलॉटमेंट कैसा रहता है, उसके ऊपर हमारा आईपीओ का इनकम डिपेंड करता है ओवरऑल। सो ये पूरा कॉन कॉल था सीडीएसएल का। इसमें सबसे अच्छी बात देखोगे तो इनका जो वो न्यू एड ऑन रेवेन्यू स्ट्रीम जो एक ऐड हुआ है कंपनी के साथ में, अनलिस्टेड वाला, वो कंटिन्यू है। लास्ट क्वार्टर में भी इनकम आया था, इस क्वार्टर में भी अच्छा रेवेन्यू आया उस पर, एंड ये सस्टेन कर सकता है कंपनी के लिए आने वाले क्वार्टर्स में। इसके अलावा बाकी कमेंट्री देख के ऑफकोर्स हमको समझ में आता है कि स्लो डाउन है, अक्रॉस मार्केट स्लो डाउन है, चाहे वो इनका केवाईसी वाला पार्ट हो या इनका ट्रांजैक्शन इनकम वाला पार्ट हो या इश्यूअर इनकम वाला पार्ट हो, हर एक कंपनी के जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं सब पे इंपैक्ट पड़ा है। ये कब इंप्रूव होगा इसके लिए हमको ट्रैक करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप काफी सारे लोगों को देखोगे, अगेन वही जनरलाइज व्यू जो शेयर करते हैं लोग कि 5 ईयर पी जो है सीडीएसएल का वो इतना है, अब 5 ईयर पी के आसपास आ गया है, या 2-3 साल पहले जब सीडीएसएल का स्टॉक गिरा था तब 32 का पी जो था वो उसका बॉटम था, वहां से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई। सो ये सारे क्या है, ये सब जनरलाइज व्यू है। एक स्टॉक का बढ़ना या एक स्टॉक का गिरना ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि उसका पीई कैसा है, ये डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। अभी भी अगर आप देखोगे एक्चुअली तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने 5 ईयर 3 ईयर पीई के नीचे, काफी नीचे लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और उनका स्टॉक ने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया लास्ट 2-3 साल से। क्यों? बिकॉज बिजनेस का परफॉर्मेंस नहीं है। एंड उसके बिल्कुल अपोजिट ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो अपने लास्ट 5 ईयर 3 ईयर के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, स्टिल उन्होंने लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत बड़ा रिटर्न डिलीवर किया अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों? बिकॉज उनका बिजनेस का परफॉर्मेंस उस अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली डिपेंड करती है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। सिर्फ पीई के बेसिस पे अगर इन्वेस्टिंग होती या अगर मैं डिसीजन उसके बेसिस पे ले पाता तो ये जितने भी टूल्स हैं आपके स्क्रीनर वगैरह, ये सबसे बड़े इन्वेस्टर होते। तो इसके लिए आपको पूरा पिक्चर समझना जरूरी है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। एंड पर्सनली अगेन मैंने पहले भी शेयर किया है कि मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता कि ऐसे बिजनेस में अपना कैपिटल स्टक करूं जहां पे मुझे बिल्कुल ही क्लैरिटी नहीं है कि चीजें कब इंप्रूव होगी या कब ये साइकिल ऊपर जाएगा। होने को ऑफ कोर्स ये अगले क्वार्टर में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे क्लैरिटी मिलनी चाहिए, कोई ना कोई तो क्लैरिटी आनी चाहिए। अभी ऑफ कोर्स लास्ट 2-3 दिन से अगर हम देखें तो मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी जरूर आई है, बट क्या ये पॉजिटिविटी इतनी है कि आगे चल के ये ट्रेंड सस्टेन करेगा? जो इन्वेस्टर्स बिल्कुल ही इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं वो वापस उस लेवल पे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे जैसा पहले के क्वार्टर्स में कर रहे थे, पहले के मंथ्स में कर रहे थे? या आपका जो एसआईपी रिकॉर्ड लेवल पे जो एसआईपी पॉज हुई है वो वापस से स्टार्ट होगी? नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट जो एकदम इतने ज्यादा गिरे हैं वो वापस से ग्रो करना सेम लेवल पे स्टार्ट करेंगे? सो ये चीजें हमको ट्रैक करके आइडिया लगेगा। फोर्थ क्वार्टर का नंबर ऑफकोर्स सीडीएसएल का और खराब आने का एक्सपेक्टेशन है कंपेयर टू Q3 जिस तरीके का मार्केट पूरा गया है, लेकिन इस पे हमको नंबर पे क्लैरिटी कब मिलेगा या फिर एक कन्विक्शन कब बनेगा इसके बिजनेस पे कि कंपनी बिजनेस अब एक सही डायरेक्शन में जा सकता है? क्या सिर्फ पी देख करके मैं डिसीजन ले सकता हूं? ऑफकोर्स नहीं, वहां पे तो बहुत बड़ा ट्रैप है। हो सकता है ये मोमेंटम कंटिन्यू रहे, ये बियरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहे अगले कुछ क्वार्टर्स तक या 1-2 साल तक, इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर मैं बिजनेस को ट्रैक कर रहा हूं और वो लेट्स से अगर मैं फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का कॉन कॉल सुन रहा हूं, वहां पे अगर मैनेजमेंट थोड़ा कन्विक्शन के साथ में इस चीज को बोल रहा है कि सेंटीमेंट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन इनकम है उसमें ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रेंड होगा जहां पे मैं सीडीएसएल के स्टॉक के लिए बुलिश हो सकता हूं, रादर देन कि 5 साल का पी देख के मैं वहां पे डिसीजन ले रहा हूं कि ये तो बॉटम बन गया, ये तो पीक बन गया स्टॉक का। सो वो कोई सेंस बनता नहीं है। अगर मुझे अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं तो मुझे क्या फॉलो करना है? बिजनेस का डायरेक्शन, बिजनेस का परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट का कमेंट्री। पीई देख करके या 5 साल का चार्ट देख करके हम सिर्फ यहाँ पे गॉसिप कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस की बात करनी है, अगर इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना है तो उसके लिए मेरा बिजनेस पे फोकस करना जरूरी है, उसका डायरेक्शन को समझना जरूरी है। तो वही पॉइंट है, बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे। ऑफकोर्स आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।